नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। कल सुबह से लेकर देर शाम तक दिल्ली में जो राजनीतिक हलचल महसूस हो रही थी, उसका नतीजा आज सामने आ गया। पहले बीजेपी ने राजस्थान के लिए प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और फिर कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट सामने रख दी। दोनों ही दलों ने एक एक सीट पर विस्तार से मंथन किया और उसके बाद प्रत्याशियों का नाम आगे किया है। बात अगर यहां सबसे पहले बीजेपी की करें तो देखिए, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में उस इंतजार को खत्म कर दिया जो वसुंधरा के समर्थकों की बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहा था। पिछले 4 बार की तरह 5वीं बार भी वसुंधरा राजे झालरपाटन सीट से मैदान में उतारी गई हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 83 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें वसुंधरा को मिलाकर 10 महिलाओं के नाम हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जातीय समीकरण पर भी पूरा जोर दिया है। 83 सीटों में से 15 सीटों पर एससी और 10 सीटों पर एसटी समाज से आने वाले नेताओं को टिकट दिया गया। और यहां देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में बीजेपी ने किसी सांसद का नाम नहीं जोड़ा है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी ने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, यानी कि जिसकी रिपोर्ट ठीक नहीं उस पर पार्टी बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। रिस्क तो वैसे कांग्रेस भी नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि पार्टी की पहली लिस्ट आने में ही इतना लंबा समय लग गया। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी सिर्फ 33 प्रत्याशियों के नाम का ही ऐलान किया है और पार्टी ने पहली ही लिस्ट में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम का ऐलान कर दिया। सीएम अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से ही चुनाव लड़ेंगे, तो सचिन पायलट फिर एक बार टोंक से ही चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा और सीपी जोशी जैसे बड़े नामों को भी शामिल किया गया है। लेकिन असली सवाल तो वसुंधरा राजे को लेकर है कि क्या वसुंधरा पर बीजेपी का जो भरोसा है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में बीजेपी का जो ट्रैक है वो बदला बदला महसूस हो रहा है। और इसी वजह से आज का सवाल है कि मैदान में महारानी क्या होगी फाइनल कहानी। इसी मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव कांग्रेस का और देश का भविष्य तय करेगा। गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि कुर्सी छोड़ नहीं रही, सही बोल रहे हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रही, लेकिन उसी के लिए जनता छुड़वाने के लिए आ रही है। मोदी जी का ध्यान, भाजपा का ध्यान आपकी भलाई पे नहीं है। किस तरह से सत्ता में रहना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, यही है उनका एकमात्र लक्ष्य और इसी पर उनका ध्यान है। प्रियंका गांधी बोलती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की लड़की क्या इंसान नहीं है? उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ? कभी भी नहीं हुई। कभी न्याय दिलाने का प्रयास भी किया आपने? पेट्रोल डीजल में आग लगा दी, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बीजेपी के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये देश माफ नहीं करेगा। हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। और अब आगे हम चर्चा का रुख करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी आपको बता देती हूं। बड़ा अपडेट है ये। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट भी सामने आ गई है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। 5वीं लिस्ट में एमपी के 4 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 सीट गुना और विदिशा बीजेपी ने फिलहाल होल्ड पर रखी है। 3 मंत्री ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरी शंकर बिसेन के नाम पर इस सूची में फिलहाल वो नाम शामिल नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश चुनावों से जुड़ी हुई बीजेपी की 5वीं लिस्ट भी सामने आ गई है। 5वीं लिस्ट जिसमें 92 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कर दिया है। तो 92 उम्मीदवारों का और बीजेपी ने खुलासा कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट भी अब सामने आ गई है। हालांकि 2 महत्वपूर्ण सीट गुना और विदिशा जिसे होल्ड पर बीजेपी ने रखा है, अभी इन दोनों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी चूक ना रहे। एक एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है और इसीलिए नामों में थोड़ी बहुत जो है वो देरी भी हो रही है। और चलिए अब चर्चा का रुख कर लेते हैं।
हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस स्वर्णिम चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप उनको भी देख रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत, क्योंकि आपकी ये लिस्ट चौंकाने वाली इस लिहाज से रही क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वसुंधरा राजे के नाम को लेकर एक कश्मकश बनी हुई है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन नाम सामने कर दिया आपने फिर से झालरपाटन सीट से उनको टिकट देकर। क्या ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया है, क्लियर कर दिया गया आप लोगों की तरफ से? ये कंफ्यूजन था किसको? ये कंफ्यूजन कांग्रेस को था, ये कंफ्यूजन तमाम कांग्रेस समर्थक मीडिया को था और इस तरह की अफवाहें फैल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में कभी कंफ्यूजन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का कोई भ्रामक बयान दिया क्या? लेकिन लोगों ने जो है अपनी तरफ से अनुमान लगाकर भ्रम फैलाना, अगर किसी ने भ्रम फैलाने को पत्रकारिता मान रखा होगा तो उसकी पत्रकारिता धन्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर अपनी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतृत्व, किसी के मन में कोई आशंका और भ्रम नहीं रहा है कभी। ठीक है, अब रुक करती हूं मैं। आप कह रहे हैं कि कोई भ्रम था नहीं और अब क्योंकि चीजें जो है वो क्लियर भी हो गई है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी उंगली आपकी तरफ उठाते हुए कह रहे हैं कि भ्रम किसको है वो तो साफ दिख रहा है, आपकी पार्टी का नाम भी ले रहे हैं और आपकी तरफ से जिस तरह से लिस्ट सामने आई उसमें 33 उम्मीदवार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग भी एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और हमारा ध्येय जो है वो है हमारा टारगेट 170 प्लस। तो 170 प्लस के लिए हम कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने जो बेहतरीन कार्य किया है, जिसका मॉडल आज पूरे हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और फूक फूक के नहीं। अभी तो लिस्ट तैयार है, हो सकता है कल या परसों में एक बड़ी लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात सही है, ये कह रहे हैं कि हमें कोई भ्रम था, भ्रम हमें नहीं था। अगर इन्हें भ्रम है तो राजस्थान के न्यूज़पेपर पढ़ लें। इनके जो प्रत्याशी हैं लगातार उनका विरोध उनके क्षेत्रों में हो रहा है जहां चुनाव लड़ने जाते हैं। जिन लोकसभा प्रत्याशियों को उतारा उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में भी जो आज चेहरे सामने आए उनका भी विरोध चालू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह, आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपको बताता हूँ इस लिस्ट में, जिसकी चर्चा शायद किसी ने नहीं की। इनके नेता प्रतिपक्ष जिस सीट से 6 बार जीत चुके, वो आज बदल के सीट दूसरी जगह चले गए। बीजेपी डूब रही है, सबको पता है। जो बदल सका उसने अपना क्षेत्र बदल लिया और जो नहीं बदल सका वो विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर के सड़कों पर खड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने 4.5 साल से कुछ काम नहीं किया, वो आज भारत कांग्रेस जो राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, कर्मचारियों को OPS दे रही है, 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री दे रही है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे रही है, लंपी से मरने वाली गायों को 40,000 रुपए का मुआवजा दे रही है। तो ये इस तरह के जो बेहतरीन कार्य हुए, 21 लाख किसानों को हमने कर्ज माफ किया। और सबसे बड़ी बात, एक जो धोखा राजस्थान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना न बना करके किया है, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इनके जो प्रत्याशी चयन हुए उसके पश्चात जब ये जाते हैं क्षेत्र में तो काले झंडे दिखाने को मिल रहे हैं। आप पता करिए, 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास समाचार पहुंच जाएंगे। जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के कार्यकर्ता ही दे रहे हैं, उनके क्षेत्रों में घुसने नहीं दे रहे। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर ले लूं। प्रेम जी आप इस पर काउंटर कीजिएगा, फिर बाकी मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी देखिए, इनके जिस तरह से प्रत्याशियों को जनता दौड़ा रही है, उसके बहुत सारे वीडियो जो हैं वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिसमें श्रीमान अशोक गहलोत सचिन पायलट को लगातार अभद्र शब्दों का प्रयोग करते रहे हों, सचिन पायलट उनकी सरकार गिराते रहे हो, सरकार में सबसे अधिक जो है पूरे देश में बलात्कार की राजधानी बन गया हो, जिस सरकार का मंत्री शांति धारीवाल इतनी बेशर्मी करते हो कि मर्दानगी बताते हो, बलात्कारियों को मर्द बताते हो, जो लगातार बलात्कार में नंबर 1 बना हो राज्य, सबसे अधिक महंगाई की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल का भाव और आप राजस्थान में सटा हुआ निकाल लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि महंगाई कहां ज्यादा है, सबसे अधिक जो है पेपर लीक कहां हुए, सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं कहां हो रही है, ईस्ट राजस्थान कैनाल किसने रोक लिया, कमलनाथ की उसमें क्या भूमिका थी, अशोक गहलोत की उसमें जो है किस तरह की भूमिका रही है। तो राजस्थान भली भांति जानता है
कि लूट की जो ये राज चल रहा है, इस लूट राज को परिवर्तित करना है, भ्रष्टाचारियों को जो है भगाना है, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, जो लगातार एक जो है सांप्रदायिक विद्वेष का जहर फैलाते रहते हैं, जो हिंदुओं के पर्वों को प्रतिबंधित करने का दुष्कर्म करते हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण में स्वयं को धन्य पाते हैं, उनसे शौर्य की धरती राजस्थान में मुक्ति पाएगी। ठीक है, चलिए वो तो अब देखना होगा कि आखिर मुक्ति किसको मिलती है और किसको फिर से ताज पहनाया जाता है, वे चुनावों के बाद तय होगा। अब मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करती हूँ। विनोद जी, शुरुआत आपके साथ। ये जो लिस्ट सामने आई है, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क इस पर, क्योंकि वसुंधरा राज्य को लेकर बीजेपी कह रही है कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन इस तरह की खबरें जैसी सामने आ रही थी, कहीं पर नाराजगी है, बनी हुई है, ठनी हुई है, क्या लग रहा है सर आपको इस पर? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन दोनों पार्टियों में था। वसुंधरा जी को लेकर के बीजेपी में था और सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस में था। और दोनों पार्टियों ने अपना अपना कंफ्यूजन दूर कर लिया है। सचिन पायलट को टोंक से लड़ा दिया कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी सरदारपुरा से और सीपी जोशी अपना नाथद्वारा से, और वो चारों बड़े नेता। और भारतीय जनता पार्टी ने भी वसुंधरा जी को मैदान में उतार करके संकेत दे दिया कि वसुंधरा जी को कहीं किनारे करने की जो बातें चल रही थी वो हाईकमान की वैसी मंशा नहीं है। और ये सत्य है कि वसुंधरा जी को किनारे करके भाजपा बहुत कंफर्टेबल नहीं रह सकती थी चुनाव में, इसलिए वसुंधरा जी का साथ रहना उनके जरूरी है। हाँ, असली सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जो उनकी है उसके लिए घोषणा की जाएगी? तो वो पार्टी मना कर चुकी है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी कह चुके हैं, नड्डा जी कह चुके हैं, अमित शाह जी कह चुके हैं, सारे बड़े नेता कह चुके हैं। तो अब मुख्यमंत्री पद के लिए तो उनको दावेदार घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन वो चुनाव में रहेंगी, कैंपेन में रहेंगी, साथ में रहेंगी। और उनके लोगों को टिकट दिया गया, जो दूसरी लिस्ट आई उसमें काफ़ी उनके लोगों को एडजस्ट भी किया गया। तो कहीं ना कहीं कोई एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग वसुंधरा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में बनी है। तो एक तरह से कोर्स करेक्शन पार्टी ने किया है, और उधर कांग्रेस ने भी कोर्स करेक्शन किया है। जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब एक दूसरे के प्रति सिर्फ खामोशी नहीं है, अब तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमें तो है सचिन से मोहब्बत है। कल प्रियंका जी की रैली में जो है सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी को लेकर के मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने भी कोर्स करेक्शन किया, क्योंकि अब युद्ध के मैदान में दोनों पार्टियां हैं। अब सवाल ये, आपस में लड़ लोगे और मैदान हार जाओगे वो जरूरी है, या पहले मैदान जीतो, लड़ाई फिर होती रहेगी? तो दोनों पार्टियों ने के नेताओं ने ये सबक ले लिया है कि पहले लड़ाई जीतो, उसके बाद आपस में लड़ लेंगे, लड़ते रहेंगे। रामकृपाल जी, आपको भी यही लगता है कि मतलब ये यही दिखा रहा है कि भाई पहले आप विरोधियों से तो लड़ो, लेकिन हमने देखा है अक्सर कि विरोधियों से तो लड़ेंगे कैसे, अपने ही अंदर इतने कलह और इतनी अंतर कलह से जूझ रही होती हैं पार्टियां। कांग्रेस ने, जो जिक्र विनोद जी भी कर रहे थे कि कांग्रेस में तो हमने हाल ही में देखा भी। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी पार्टी हो, या आप मान के चलिए कि आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में सारे देवता ही हैं और किसी पार्टी में सारे गलत लोग ही हों, ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी में एवरेज इंसान है, और जो भी नेता होता है एक लंबे समय से संघर्ष किए होता है, उसके अपने फॉलोअर्स होते हैं, और हर नेता का फॉलोअर ये चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़े और मुख्यमंत्री वो कभी बन जाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से जो बड़े नेता होते हैं उन सबके अपने गुट होते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में जो एक बेसिक फ़र्क है आज क्या है कि ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी में जो केंद्रीय नेतृत्व है आज भी वो जिसको हाई कमान कहते हैं वो काफ़ी उसका वेटेज है, वो जो भी चाहे। और कांग्रेस में कुल मिलाकर के ये स्थिति हो गई थी हाई कमान की। अब थोड़ा सा सुधार आया है कि राजस्थान में गहलोत जी, ऐसे ही जिन राज्यों में भी आप उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश तो कुल मिलाकर के वहाँ का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो आला कमान होता था, वो आला कमान कुल मिला तो उनके ऊपर था। अब जो राजस्थान में एक चीज़ हुई है कि जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट में लोग मानते थे कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तो ये अच्छी चीज़ है कि आते आते अब दोनों ने रियलाइज़ कर लिया है कि दोनों का भला इसी में है कि कांग्रेस जीते। और इसी तरह बीजेपी में भी एक मैं ये देख रहा हूँ कि जो पहले ये था जैसे परसेप्शन में था कि वसुंधरा जी तो गई और दिया कुमारी को जिस तरह से आगे लाया जा रहा फलाना, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से संकेत दे रही है कि टॉप लीडरशिप जो है, चाहे मध्य प्रदेश में हो वहाँ भी हो, एक संदेश बीजेपी का जरूर है कि हर कोई भी नेता कितना ही बड़ा हो, सबसे पहले वो कार्यकर्ता है। हर नेता एक कार्यकर्ता है और किसी को किसी की भूमिका में कभी भी काम करने के लिए कहा जा सकता है।
ये संदेश उन्होंने मध्य प्रदेश से देना शुरू कर दिया है, और जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी एक चेहरे के सहारे विधानसभा जीतना और एक चेहरे के सहारे लोकसभा जीतना ये कब तक चलेगा? हर समय आप चेहरा नहीं ढूंढ सकते। तो पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए, पार्टी की नीतियाँ मजबूत होनी चाहिए, और इसीलिए बीजेपी ने एक सावधानी बरती है कि ये जो कह रहा उन्होंने कि कमल, हाँ। ये इस बार कमल चेहरा रहेगा। हाँ। अब देखते हैं कि आगे ये कितना बाकी इलेक्शन में कितना चलता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नेता को नाराज करके वसुंधरा राजे जी को जैसे उन्होंने टिकट दे दिया है, हाँ। तो कहने का मतलब ये संभावनाएं अब गुटबाजी थोड़ी कम होगी, क्योंकि सब उनको लगेगा कि हमारी वसुंधरा जी का जो गुट है कि ये बन सकती हैं, दिया कुमारी जी के गुट को लगेगा कि ये बन सकती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पार्टी में गुटबाजी जरा कम हो जाती है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिएगा। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, देखिए बीजेपी मतलब आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि गुटबाजी खत्म हो और जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि गुट तो अलग अलग होते ही हैं हर जगह पर, वो भी शांत रहें। जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी जो संपदा है उसके कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब, जैसे आदरणीय रामकृपाल जी ने भी इसको स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं को कार्यकर्ता ही कहते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर भी स्वयं को प्रधान सेवक कहलाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। उसी तरह से वो स्वयं को पार्टी में कभी भी सर्वोच्च नेतृत्व कहने के बजाय स्वयं को कार्यकर्ता मानते हैं। हमारे दो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे, और आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए गुजरात की विधानसभा के सदस्य रहे। आज भी देखिए हमारे केंद्रीय नेताओं को यह निर्णय लिया पार्टी ने, तो जैसे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, हमारे जो केंद्रीय नेता भी हैं, जो सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे लोगों को भी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव मैदान में उतारा गया, और उन्होंने सबने सहर्ष स्वीकार किया इसको। जो दायित्व जिसको सौंपा जाएगा उस दायित्व को कार्यकर्ता भाव में वह व्यक्ति सहजता से स्वीकारता है। यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाले दल से अपेक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी आदर्श संवैधानिक लोकतांत्रिक दल का स्वरूप पेश कर रही है। ठीक है स्वर्णिम जी, लेकिन कांग्रेस क्या इसे आगे तक ले जा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है कि सबसे बड़ी मुसीबत तो यही हो जाती है कि वो विरोधियों से तो बाद में लड़े, पहले अपने ही अंदर की जो पार्टी की कला है वही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। हालांकि चुनाव नजदीक है, सब चाहेंगे कि इस तरह की कोई चीज सामने ना पाए, लेकिन कब तक? देखिए, मैं लंबे समय से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम मीटिंगों में बैठता रहा हूँ, उसका क्योंकि पदाधिकारी हूँ, और जो जितने नेताओं की आप जिक्र करते हैं उनके साथ मैं देखा, सब एक टेबल पे बैठ करके हमने स्ट्रेटेजी बनाई, चुनाव कैसे लड़ना है, आगे क्या करना है, और ये एक ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं कि हमें चुनाव जीतना है, दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है, इस ध्येय के साथ चल रहे हैं। और उसी का परिणाम आपने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, नहीं गिरी, 5 साल चल गई। कभी दावा किया था कि राज्यसभा चुनाव के बाद गिर जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गिर जाएगी, ये सब सोचते रहे। हुआ उल्टा, हुआ ये कि यहाँ पे राजस्थान में उपचुनाव दर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता गया। आप विश्वास करेंगे, 25,000 से जिस सीट को जीता था, वहां आते आते अभी 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 4थे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। कैडर बेस्ड पार्टी की कार्यकर्ता जो है, अगर उनका सम्मान कर रहे होते, मुझे नहीं पता, तय स्वीकार करेंगे जिनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को वो नेता स्वीकार्य नहीं है। पूरे अखबार उठा करके देख लीजिए, रंगे पड़े, क्योंकि घर बैठे थे सारे नेता। तो फिर आपके यहाँ भी होती है ना जो वादा स्वर्णिम जी, फिर यही बात आप पर भी लागू हो जाती है। आपके कार्यकर्ता भी तो इसीलिए बिफर जाते हैं ना, क्योंकि 2 धड़े अलग बटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर के लगातार हरा रहे भारतीय जनता पार्टी को। पंचायत चुनावों में हराया हमने, नगर निगम चुनावों में हराया पूरी तरह से, ये उपचुनावों में हराया, ये सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी से, उनकी लड़ाई से हमें कोई सरोकार नहीं है। सत्ता और संगठन के समन्वय से जो जनता की हम सेवा करते आए हैं, उसके आधार पर हम जीत रहे हैं और जीतेंगे, और आने वाला चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक काम करते हैं
राजस्थान के लिए कोई योजना नहीं लाते, ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिससे प्यास बुझती 41% आबादी को, वो वादा ना निभाया, तो उसके साथ आपने वादा खिलाफी की। लेकिन राजस्थान को बदनाम करने का कार्य करते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखिए श्रीमान जी, मध्य प्रदेश है नंबर 1 महिला अपराधों में। हाँ, कन्विक्शन रेट में, सजा दिलाने में राजस्थान नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ गवर्नेंस का। हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी जनता मणिपुर नहीं बनाना चाहती, राजस्थान में कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस पर आरोप लगे हैं महिला शोषण के, वो खुला नहीं घूमता। यहाँ पे एक आदमी आप बता दीजिए अगर उस पर आरोप लगा तो जेल के सीटों के पीछे गया। लेकिन उदाहरण ये है कि हमारी सरकार में या बीजेपी की सरकार में जब रेप के केस में इन्वेस्टिगेशन होता था, पुलिस 274 दिन तो एवरेज एक इन्वेस्टिगेशन में लगा देती थी। आज 57 दिन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, सजा दिलाते हैं हम यहाँ लोगों को। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली कि राजस्थान कैसे मध्य प्रदेश से बेहतर है। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर? जी देखिए, इनकी दशा ये है कि झूठ बोलने के अलावा कुछ इनके पास 7 लाख आपराधिक मामले इनके 4.5 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में दर्ज हो। 7 लाख मैंने अपराध का कैपिटल। अभी शांति धारीवाल जो स्वयं जो है इनकी असेंबली में खड़े होके ये कहते हैं कि बलात्कार इसलिए सबसे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, इससे अधिक बेशर्मी क्या हो सकती है। अब मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या, राजस्थान एक नंबर है, राजस्थान बलात्कार की और इतनी बेशर्मी। अब ये अजीब बात कर रहे हैं स्वर्णिम जी, क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं भाई, ये अभद्रता क्यों है? ये कांग्रेस इतने अधिक जल्दी क्यों खो देते हैं भाई, क्यों खो देते हैं? बलात्कारियों के समर्थक जो हैं इतने धैर्य क्यों खो देते हैं भाई? आपकी मर्दानगी जो है बलात्कार में प्रकट होती है। आपकी मर्दानगी, इतने निकृष्ट किस्म के आपके मंत्री हैं। स्वयं अशोक गहलोत कहते हैं महिलाएं जिम्मेदार है बलात्कार के लिए। बलात्कार की कोई पीड़िता थाने में चली जाती है, थानेदार उस पर ऊपर से बलात्कार कर देता है। ये आपकी स्थिति है। और रणथंभौर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन रणथंभौर जाएंगी वहां पर जो है छुट्टियां मनाएंगी, लेकिन पीड़िता के हाल चाल लेने के लिए लड़की के पास समय नहीं है। लड़की को सिर्फ भाजपा के शासन काल में अगर कोई पीड़ित है तो उनको पीड़ित दिखाई देगा। अरे भाई आप कहते बहुत तेज है आपका, मध्य प्रदेश में तो बलात्कारी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई, राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 25% आपका चार्जशीट का रेट, 100 अपराध के मामले दर्ज होते हैं, सिर्फ 25% आपका चार्जशीट का रेट है। आपके भ्रष्टाचार की यह गति है कि स्वयं सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचारी है। राजेंद्र गुड़ाल लाल डायरी देकर चले गए। आपके अपने मंत्री बता रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। देखिए आप भी भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है ना। अशोक गहलोत उनके लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है प्रेम जी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी में हो ही नहीं सकता। ठीक है स्वर्णिम जी, मैं आपका भी रुख करूंगी एक सेकंड, लेकिन उससे पहले जवाब देना जरूरी होगा। चलिए जल्दी से 30 सेकंड में फटाफट। मैं एक मिनट मुझे दीजिए आप, सिर्फ बिल्कुल 30 सेकंड में मैं बता दूं, इतना झूठा कहां से बयान लाते हैं, कहां से लाते हैं आंकड़े? एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं बात करता हूं, ये शायद अपने घर में कोई आंकड़े बनाते हैं। क्या झूठ बोला मैंने? 7 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए। अरे कांग्रेस के झूठों को तो बोलना ही पड़ेगा, कांग्रेस के झूठ है। आपका तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है। 30 लोगों को झूठ और झूठ के अलावा क्या आपके पास में? भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा बलात्कार। अरे शांति धारीवाल जैसा अरे एक एक करके बलात्कारी जो है, आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए स्वर्णिम जी और प्रेम जी, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, माला पहनाते हैं जेल से निकाल करके बलात्कारकारियों को, कितने बेशर्म हो। और बलात्कार के आरोप लग जाए, उस नेता के पीछे रैली निकालते उसके समर्थन। शांति धारीवाल बेशर्मों का बादशाह है और राहुल गांधी उसका नेता। बलात्कार का आरोप लगाओ, अरे बेशर्मी के बादशाह है आप। कौन है? ठीक है, राजेश सेंगर बेशर्मी के बादशाह, नेता जिसको आप लोग बेशर्मी के बादशाह, बेहयाई के बादशाह। अरे अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों को मैं बोल रही हूँ, आप लोग टीवी चैनल पर बैठे हैं और ऐसे जैसे ये कोई मंच नहीं है ना कि जिस पर दोनों ही अपना अपना भाषण दे, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं अब यहाँ आपके पास आती हूँ विनोद जी, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा उनको मैंने ठीक है प्रेम जी, उनका स्वाद दिया। ओके ठीक है, हो गया। विनोद जी, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, इस लिस्ट में देखिए तैयारियां तो दिख ही रही हैं और जैसा कि आपने कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि किसी को भी डैमेज हो क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। और जातीय समीकरण का भी बहुत ख्याल रखा गया है। जिस तरीके से
चाहे एससी समाज हो चाहे एसटी समाज हो, यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि 83 सीटों में से 15 पर और एससी और 10 सीटों पर एसटी को दिया गया। उनकी तो आरक्षित सीटें होती हैं, वहाँ तो देना ही उनको है। जो एससी और एसटी की सीटें हैं वो तो रिजर्व है, वहाँ जनरल तो लड़ नहीं सकता, तो वो तो देना ही देना है। महत्वपूर्ण ये होता है अगर जनरल सीट से किसी एससी एसटी को लड़ाया जाए तो क्या वैसा है, वैसा शायद सूची में नहीं है, लेकिन एससी एसटी की तो अपनी सीट पर लड़ेंगे ही। देखिए इस समय जाति समीकरण, इस समय नहीं हर चुनाव में जाति समीकरणों का पार्टियां ध्यान रखती हैं। बातें हम लोग चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें सार्वजनिक मंचों से कि देश में जातिवाद हटना चाहिए और पूरा देश एक है, हम सब एक हैं, लेकिन जब चुनाव के टिकट बंटते हैं तो पूरा आंकड़ा लेकर के पार्टियों के वो नेता बैठते हैं कि साहब इस सीट में इतने जाट हैं, इतने गुजर हैं, इतने यादव हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने ठाकुर हैं, और उस हिसाब से फिर टिकट का बंटवारा होता है। ये हर पार्टी करती है और इसीलिए अब तो चूंकि इस वक्त तो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, अशोक गहलोत जी ने तो कहा है कि हम दोबारा सरकार में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना और पिछड़ों को ज़्यादा हिस्सेदारी देने का पूरा नारा लेकर के ही चल रहे हैं, उनके हर भाषण में ये चीज़ हो रही है। तो अब ऐसे समय जब पूरे वातावरण में ही जातीय समीकरण एक तरह से चुनावी एजेंडा बन गए हैं, इलेक्शन एजेंडा बन पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी भी हो जाती है। हाँ, तो जब इलेक्शन एजेंडा नहीं थे तब जब जाति समीकरणों का ध्यान रखा जाता था, अब तो ओपन एजेंडा है वो पॉलिटिकल पार्टियों का, तो ऐसे में तो ध्यान रखा ही जाएगा उनका। देखिए जैसे जैसे अब चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, गहमा गहमी वैसे ही बढ़ती जा रही है और जो तैयारियां हैं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की वो साफ होती दिखाई दे रही है। बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, एक क्लियर कट मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को भी देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा चलिए, जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं और आपके पास आते हुए सर की जो विनोद जी कह रहे थे कि जाति है वो तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो जब चुनाव होते हैं तब तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साधना तो सबको है ना, और इसीलिए वो दिखाई भी देती है जब लिस्ट सामने आती है। बिल्कुल, देखिए जो विनोद जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। देखिए श्रीन जी, आप कभी अखबार में देखती होंगी कि जब कोई गाड़ी निकलती है तो दो गाड़ियों की तुलना की जाती है। उसमें जैसे क्या होता है कि जो फीचर एक गाड़ी में है अगर दूसरी गाड़ी में है तो उसको क्रॉस कर दिया जाता है, कि जैसे तो इस तरह से वो सारा क्रॉस की यहाँ भी है तो यहाँ भी, यहाँ भी है तो यहाँ भी, तो ऐसे ही दो पार्टियों में असंतोष वहाँ भी हैं, यहाँ भी लीडरशिप की वहाँ भी टकराहट है, यहाँ भी, तो कुल मिलाकर के जाति यहाँ भी है, यहाँ भी। तो इसमें क्या होता है कि जाति एक सच्चाई है और आप जब टिकट देंगे तो कोई न कोई व्यक्ति किसी जाति का होता है, और हर पार्टी ये ध्यान रखती है और रखना भी चाहिए कि जैसे मान लीजिए पिछड़े, अब पिछड़े अगर 100 में 50 हैं, अब तो 63 की लिस्ट आ रही है, 60%, तो नेचुरली हर पार्टी चाहेगी कि आबादी का एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन उनमें हो, जिसको ओबीसी कहते हैं। तो हर पार्टियां कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। तो ये सब जैसे होता है ना, एक्स करते गए तो कोई पार्टी जीतती किस पर है। तो देखा होगा जैसे गाड़ी में जो चीज़ होती है कि हाँ ये हमारे पास एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है, तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। अब आप अगर देखिए कि 2018 में जब बीजेपी हार गई थी जी, याद कीजिए कि कोविड के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें जिस मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, इनके लिए जो वेलफेयर स्कीमें लगाई गई, जैसे मान लीजिए फ्री का अनाज है, वैक्सीन से लेके चलिए, तो क्या होता है कि जब वोटर वहाँ जाता है तो एक चीज़ ये भी देखता है कि जो हमको आज मिला है और उसके ऊपर भविष्य में क्या लोग दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या चीज़ें होती हैं वो, प्लस उसको जो रियलाइज़ होता है जिन चीज़ों पर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको देखिए हमने ये दिया, क्योंकि उसको मिल चुका है, वो जो एहसास है। तो जो प्लस होता है जिसको उसके लगता है कि वो उसकी तरफ जाता है, तो ये जो भी पार्टी एक प्लस की तरफ जाती है, जैसे यहाँ पर राजस्थान में बराबर का संघर्ष, मैं मानता हूँ कि किसी पार्टी को आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन वही है कि हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज अमूमन जब हम बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि 18 के पोस्ट कोविड जो हुआ है, कोविड के बाद बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स आई हैं जिन्होंने एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। वो लाभार्थी वर्ग क्या वाकई अभी भी बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है या वो कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करेगा
वो 3 दिसंबर को पता चलेगा इसका। लेकिन उसके लिए हम अलग इंतजार चीजें हैं। करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बराबर का संघर्ष और किसी को भी यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे सत्ता दल हो या फिर विरोधी पार्टी हो। प्रेम शुक्ला जी, जी प्रेम शुक्ला जी से कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी। नहीं शीरिन जी, हमें पूरा विश्वास है हाँ। कि जिस तरह से जनाक्रोश यात्राओं को, भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्राओं को जिस तरह की राजस्थान की जनता ने उसका समर्थन किया है, जिस तरह से अशोक गहलोत के 5 वर्ष के कुशासन को राजस्थान की जनता ने अस्वीकार करने का संकल्प लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचंड जनादेश राजस्थान में प्राप्त होगा। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार तो इस तरह का दुष्प्रचार किया गया था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो साफ ही हो जाएगी, 10-20 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों की संख्या में सिर्फ 2 दर्जन का अंतर था। ठीक है। शेष हम जो है लगभग नेक टू नेक लड़े थे। तो जब आज नेक टू नेक कह रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जो है प्रचंड बढ़त हासिल है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर आप विनोद जी कुछ ऐड करना चाहते थे, फिर जल्दी से स्वर्णिम जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जो रामगोपाल जी ने बात कही, बिल्कुल लाभार्थी वर्ग वाला तो एक सच है ही। असल में टिकटों की घोषणा अब हुई है, अभी कांग्रेस की पूरी सूची नहीं आई है, बीजेपी की काफ़ी आ गई है, लगभग कुछ बची होंगी। अब सवाल ये है कि दोनों पार्टियों के कितने बागी खड़े होते हैं, क्योंकि जिनको टिकट नहीं, जब नेक टू नेक लड़ाई होती है, जब एक तरफा लहर हो तो बागियों को उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेक टू नेक लड़ाई है, जैसा कि हम सभी लोगों को लग रहा है और रामपाल जी भी कह रहे हैं, तब बगावत का तो असर होता है। उसमें मान लीजिए किस पार्टी के ज्यादा बागी किधर से खड़े होते हैं, कितने, और उनका क्या असर पड़ता है। या मान लीजिए आम आदमी पार्टी का कोई टिकट लेके खड़ा हो जाए, कोई INLD जो इनका है कि दुष्यंत चौटाला वाला, उसका टिकट लेके खड़ा हो जाए, कोई बेनीवाल जी हैं उनकी पार्टी का टिकट लेके खड़ा हो जाए, तो वो खेल किसका बिगाड़ेंगे, इसका भी एक विश्लेषण आने वाले टाइम पे समय पर लोग करेंगे, जब ये तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी नामांकन के बाद। ठीक है स्वर्णिम जी, इस पर आपका कमेंट, क्योंकि बगावत की बात हो रही है तो कांग्रेस की तस्वीर पहले सामने आ जाती है। देखिए, बगावत तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सबके सामने है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी को एक बात कहना चाहता हूँ, जन आक्रोश यात्राओं में जो आपको समर्थन मिला वो आपको मुबारक, उतना ही आपका समर्थन रहे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, जितना आप उसको उचित मानते हैं तो उतना ही रहे। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, परिवर्तन यात्राओं में जितनी भीड़ रही उतनी ही आपके साथ रहे, ये भी हमारी भगवान से प्रार्थना है। हाँ, लाभार्थियों के आधार पर जो हमने 1 करोड़ से अधिक लोग आज शून्य बिजली का बिल पा रहे हैं, 2 से 2.5 करोड़ परिवार जो हमारे लाभार्थी जो हमारी लाभकारी योजना है उनसे जोड़ करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उसके आशीर्वाद के बलबूते पर निश्चित रूप से तय है कि भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। कोई नेक टू नेक लड़ाई नहीं है। अगर नेक टू नेक लड़ाई होती, मैंने आपको शुरू में बताया था, इनके नेता प्रतिपक्ष लगातार जो बयानों के लिए जाने जाते हैं और पटांग बयानों के लिए, आज वो 6 बार से जिस सीट से जीत रहे थे बदल कर चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि मौका नहीं दे रही जनता दोबारा उनको विधानसभा भेजने का। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि नेट टू नेट लड़ाई नहीं है, आप कह रहे हैं लड़ाई एक तरफा है। ठीक है, वो तो चलिए आपके पास, ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, देखना होगा कि लड़ाई एक तरफा है या फिर ये जंग जो है वो कितनी दिलचस्प है, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगतगुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेंगे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगतगुरु रामभद्राचार्य की प्रकाशित किताबों का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जगतगुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए चित्रकूट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये कार्यक्रम 27 अक्टूबर का है। 27 अक्टूबर चित्रकूट जाएंगे प्रधानमंत्री, जगतगुरु रामभद्राचार्य से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। रामभद्राचार्य की प्रकाशित किताबों का लोकार्पण करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है।